शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है अधिगम। इस अधिगम के माध्यम से ही शिक्षा का संचालन होता है। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ है हमको जिस प्रकार के व्यक्तित्व चाहिए समाज के लिए, देश के लिए, उन व्यक्तित्वों का निर्माण करना है। और उनका निर्माण करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अधिगम या लर्निंग करवानी पड़ेगी। तो लर्निंग सबसे क्रूशियल कंसेप्ट है, सबसे ज़रूरी अवधारणा है शिक्षा मनोविज्ञान में, जिसको हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि एक एक शब्द जो तकनीकी है उसका अर्थ समझते रहें, उसको अपने अंदर ढालते रहें और अपनी भाषा में उसको बदलते रहें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अधिगम होता क्या है। तो अधिगम में 3 चीज़ें होती हैं। पहली बात, अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। मेंटल प्रोसेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मनोविज्ञान की दृष्टि से। देखिए, हम जब भी कोई चीज़ सीखते हैं, हम उसको करते हैं, तो हमें यह लगता है कि एक शारीरिक प्रक्रिया, हमारे हाथों ने सीख लिया, हमें लगता है कि हमारी जीभ ने सीख लिया, हमें लग रहा है कि हमारे पैरों ने सीख लिया। जैसे हम लोग मोटरसाइकिल चलाना सीख गए तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे हाथों ने सीख लिया है, हमारी आंखों ने सीख लिया है। तो सीखना शरीर के स्तर पर नहीं हुआ है। सीखना किस स्तर पर हुआ है? मस्तिष्क के स्तर पर, माइंड के स्तर पर हुआ है। ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। तो जो भी अधिगम होता है हमारा, वो दिमाग के अंदर होता है। और दिमाग के अंदर जब अधिगम हो जाता है तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से सिग्नल्स आ जाते हैं, और सिग्नल्स हमारे हाथ को कहते हैं ये करो काम, हमारी जीभ को कहते हैं ये काम करो, हमारी आंख को कहते हैं ये देखो। तो असल में वो जो अधिगम हुआ है, जो हमने सीखा है, वो किस जगह घटित हुआ है? हमारे मस्तिष्क के अंदर। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम चूक सकते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग ऐसे देखते हैं ना, मैं कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मेरा शरीर कर रहा है। असल में मेरा शरीर कर रहा है, लेकिन कहाँ से उसको संदेश आता है? वो दिमाग से आता है। इसलिए ये पहली चीज़ जरूरी ध्यान रखिए कि अधिगम होता कहाँ है? अधिगम मस्तिष्क में होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप अगर सरल भाषा में समझ लेंगे तो परीक्षा में जब भी सवाल आएगा कि अधिगम के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए, निम्न कथनों पर विचार करिए। अब उनमें से आप कई बार चूक जाते हैं। वो कह देगा अधिगम शारीरिक स्तर पर भी होता है, अधिगम मानसिक स्तर पर भी होता है। तो आपको इस मामले में क्लियर रहना चाहिए कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। वो जो हाथ से होती है वो गतिविधि है, वो अधिगम नहीं, वो गतिविधि है। वो गतिविधि कहाँ के अधिगम से होकर संचालित हो रही है? दिमाग के अधिगम से। पहली बात, अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा, अधिगम हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो पहले तो आप करिए कि अधिगम क्या है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन है। यानी मैं जैसे अभी बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेरा एक व्यवहार है जो आपको दिखाई दे रहा है। मैं हाथों को हिला रहा हूं, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेरा एक व्यवहार है, बिहेवियर है। तो ये जो मेरा व्यवहार है, इसको ठीक करना हो, इसमें कोई परिवर्तन करना हो, तो उसको हम कहते हैं अधिगम। आप कह देंगे कि ऐसा नहीं लिखिए, उसको ऐसा लिखिए। जैसे कई लोग लाइनें ऐसे लिखते हैं, कई लोग उल्टी उल्टी लाइनें लिखते हैं ऐसे, तो वो जो व्यवहार है उनका ठीक नहीं है। वो उल्टा उल्टा ऐसे लिखते हैं तो क्या होता है? उनको समय ज़्यादा लगता है लिखने में। और मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ, तो मैं कम समय में ये काम कर लेता हूँ। तो मुझे लिखने का अगर आप अधिगम करवाएंगे, ठीक से मैं कैसे लिखूँ, तो आप क्या कहेंगे मुझे कि आप लिखना ठीक से शुरू करिए। तो मेरे व्यवहार में एक परिवर्तन करने की कोशिश मैं करूँगा, और मुझे कोई ये सिखाएगा, टीचर जो होगा मुझे सिखाएगा तरीका कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ और इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। लेकिन व्यवहार में परिवर्तन ये नहीं कि मुझे अभी आपने सिखाया और मैं कल भूल गया। स्थायी रूप से मेरे अंदर वो परिवर्तन नहीं आता, तो उसको आप अधिगम नहीं कहेंगे। आप कहेंगे ठीक है, हमने एक दिन कोशिश की थी, लेकिन अधिगम पूरा नहीं हुआ। अधिगम कब होता है? जब मैं अपने व्यवहार में इसको ढाल लेता हूं। इसलिए कहते हैं कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, लेकिन किस प्रकार का? अपेक्षाकृत स्थायी। ये अपेक्षाकृत शब्द ध्यान रखिएगा, स्थायी। इंग्लिश में आप इसको ऐसे कहिएगा कि अ चेंज इन बिहेवियर, अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ऐसा आप इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर।
अब यहां रिलेटिवली या अपेक्षाकृत शब्द का भी अर्थ है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अब चेंज इन बिहेवियर का तो क्लियर हो गया मामला, चेंज इन बिहेवियर। मैं कोशिश करता हूं हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ चलने की, और आप कहेंगे तो मैं कल को फिर धीरे धीरे राजस्थानी में भी बोलूंगा इसके बारे में। व्यवहार में परिवर्तन कैसा? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, रिलेटिवली स्टेबल परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन एकदम हम जितना सोचते हैं कि आज मुझे आपने सिखाया, कल मुझे आपने सिखाया, परसों आपने सिखाया और ये पक्का ही रह जाएगा यहाँ पे, ऐसा होगा नहीं। अगर मैं बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं करूँगा तो अधिगम उतना नहीं हो पाएगा जैसी आपकी अपेक्षा है। तो अपेक्षाकृत शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्थायी को मत पकड़ लीजिए कि स्थायी परिवर्तन हो गया, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। जितनी हम उम्मीद कर रहे हैं उससे थोड़ा कम है, लेकिन है, स्थायी परिवर्तन है, वो दिमाग के अंदर हो गया है। इसलिए ये सब ध्यान रखिए। व्यवहार में परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी, यानी एकदम स्थायी नहीं कहिएगा आप इसको, स्टेबल चेंज इन, स्टेबल या परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ऐसा नहीं कहिए, शब्द यूज करिए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ये जो एक एक शब्द है इसका अपना महत्व है। ये जो शब्द यहाँ पर रखा गया है ये बहुत सारे अध्ययनों के बाद, बहुत सारे परीक्षणों के बाद सोचा गया, कई सारे परीक्षण किए गए तब जाके ये शब्द निकला है। इसलिए निचोड़ है पूरा अधिगम का, ये निचोड़ है। तीसरी बात, ये दो बातें हो गई क्लियर, मानसिक प्रक्रिया है, दूसरा ये व्यवहार में परिवर्तन है, कैसा? अपेक्षाकृत स्थायी। इट्स अ मेंटल प्रोसेस नंबर 1, नंबर 2 इट्स अ रिलेटिवली परमानेंट या स्टेबल चेंज इन बिहेवियर। व्यवहार के बारे में तीसरी बात, अनुभव और प्रशिक्षण से होता है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको कहते हैं ए चेंज विद और थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, उसके अनुसार व्यक्ति को अनुभव करवाया जाता है, उसके अनुसार व्यक्ति को ट्रेन किया जाता है, उससे जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम लोग अधिगम कहते हैं। तीन बातें हो गई। पहली बात, व्यवहार एक मानसिक प्रक्रिया है। दूसरी ये हो गई कि वो व्यवहार में स्थायी, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। और तीसरी बात हो गई कि यह अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा होता है। ये तीन बातें आप ध्यान रखिए व्यवहार के बारे में कि व्यवहार है क्या। आगे हम लोग इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे बाद में, उन परिभाषाओं से ही निकला है। किसी ने बोला ऐसा, इसको अधिगम कहेंगे, किसी ने कहा नहीं नहीं ये तो अधिगम नहीं होगा, अधिगम में ये होगा। जब वो निष्कर्ष पर निकल गए, लगभग 100 सालों की कहानी है, निष्कर्ष पर निकल गए, तब हमने लिखा कि व्यवहार असल में है क्या। पहली बात, अधिगम है क्या। दूसरी बात, अधिगम क्या नहीं है। जो हम बात कर रहे थे कि अधिगम का मतलब रिलेटिवली एस्टैब्लिश्ड, अधिगम क्या नहीं है ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए, ताकि अधिगम और जो अधिगम नहीं है उनमें हम तुलना कर सकें। तो अधिगम क्या नहीं है? पहली बात, परिपक्वता अधिगम नहीं है। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। कई चीजें ऐसी हमारे शरीर में हैं जो धीरे 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 जैसे जैसे शरीर का विकास होता है वैसे हम सीख जाते हैं। ये हमारी जन्मजात शक्तियां होती है, ये हमारी जन्मजात शक्तियां होती है। जैसे हम चलना सीख रहे हैं, जैसे हम बड़े हुए और हमने चलना सीखा, हमने बोलना सीखा, तो जैसे ही हमने चलना और बोलना सीखा ये बिना अनुभव के और बिना प्रशिक्षण के हो जाता है, बिना अनुभव और बिना प्रशिक्षण के हो जाता है। तो ये जो चेंज है हमारे अंदर, जो परिपक्वता के कारण आता है, वो अधिगम नहीं है। हम कहते हैं ना 1 ईयर वॉकिंग 2 ईयर टॉकिंग। तो 1 साल का बच्चा हो जाएगा, आप उसको चाहे अनुभव कराएं ना कराएं, उसको आप प्रशिक्षण दें या नहीं दें, वो अपनी मैच्योरिटी के कारण बोलना शुरू कर देगा, मरमराहट शुरू कर देगा। उसको हम अधिगम नहीं कहेंगे। तो परिपक्वता अधिगम नहीं है, लेकिन परिपक्वता अधिगम के लिए आवश्यक है। ये जरूर है, परिपक्वता अधिगम के लिए आवश्यक है,
परिपक्वता के बिना अधिगम कैसे करवाएंगे? अगर कोई चलना ही नहीं सीखा तो उसको हम दौड़ना कैसे सिखाएंगे? तो परिपक्वता आवश्यक है, लेकिन परिपक्वता अपने आप में अधिगम नहीं है। ये कुछ जन्मजात शक्तियां हैं जो तो हमारे अंदर आएंगी आएंगी, भले ही हमें कोई सिखाए ना सिखाए, ये तो हमारे अंदर आ जाएंगी, बिना अनुभव कराए, बिना प्रशिक्षण के ही आ जाएंगी। इसलिए परिपक्वता को आप अधिगम ना समझिए, ठीक है। दूसरी बात, अस्थायी या टेम्पररी, अस्थायी या टेम्पररी चेंजेस, अस्थायी परिवर्तन और टेम्पररी चेंजेस आर नॉट लर्निंग। जो अस्थायी परिवर्तन हमारे व्यवहार में कई बार होते हैं, किसी कारण से हो जाते हैं, जो प्लान्ड नहीं होते हैं, उनको आप अधिगम नहीं कहिएगा। अधिगम किसको कहिएगा? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को। तो ऐसे चेंजेस हमारे अंदर कब कब आ जाते हैं? थकान हो जाती है तो आ जाते हैं कई बार। तो थकान के कारण आपके शरीर में कोई परिवर्तन आ गया है, टायर्डनेस के कारण परिवर्तन आ गया है, तो वो अधिगम नहीं है। अगर बीमारी के कारण कोई परिवर्तन आ गया, बीमार हो गए और आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन आ गया, सपोज करिएगा आप चिड़चिड़े हो गए व्यवहार बीमार होने के कारण से, तो चिड़चिड़ा होने के कारण आप में परिवर्तन आ गया है, तो वो ऐसे लर्निंग नहीं कह सकते, अधिगम नहीं कह सकते कि आपको चिड़चिड़ा होना सिखाया गया है। वो आपके अंदर एक परिवर्तन आ गया, किसके कारण आ गया? बीमारी के कारण, लेकिन वो अधिगम नहीं है, वो एक अस्थायी परिवर्तन है जिसके पीछे इस तरह के कारण है। तो थकान एक कारण हो सकता है, बीमारी एक कारण हो सकता है, कभी कभी आप गुस्से में कुछ कर बैठते हैं, आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, वो अधिगम नहीं है। कई बार आप क्रोध के कारण आप में जो परिवर्तन आता है, मान लीजिए कि अचानक से आप में गुस्सा आया और गुस्से के कारण आपने कोई चीज सीख ली उस गुस्से के प्रभाव में, तो उसको आप अधिगम नहीं कहेंगे। कई बार आप डर के कारण कोई चीज सीख जाते हैं, गलत चीज भी सीख जाते हैं डर के कारण, तो वो भी अधिगम में नहीं आएगा। कई बार आपको चिंता हो जाती है, लंबे समय तक आप चिंता से परेशान रहते हैं। क्रोध से, डर से, चिंता से आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आ जाते हैं वो भी अधिगम नहीं होते हैं। कई लोग चिंतित बहुत रहते हैं, बात बात को लेकर वो चिंता करते हैं, तो वो चिंता के समय अपने व्यवहार में ऐसे ऐसे परिवर्तन ले आते हैं जो सामान्यतः उनके व्यवहार की विशेषता नहीं है। तो अब जो उनमें परिवर्तन आ गया है उस व्यवहार को आप अधिगम नहीं कहेंगे। फिर दवाई के कारण कोई परिवर्तन आ गया, दवाई खा ली कोई ऐसी जिसके कारण से व्यवहार में कोई परिवर्तन आ गया, आप तेज तेज चलने लगे, दवा खा ली ऐसी, उसका असर आ गया, अंदर से बहुत तेज तेज चलने लगे। या कोई नशा कर लिया, किसी आदमी ने जैसे मान लो अफीम का, शराब का नशा कर लिया, अब वो सामान्यतः इतना बोलता नहीं था लेकिन अफीम खा ली उसने, अफीम खाने के बाद में वो रोका ही नहीं जा रहा उसको। अब ये जो उसमें चेंज आया है ये प्रशिक्षण या अनुभव से नहीं आया, ये किसके कारण से आया? नशे के कारण आया। किसी आदमी ने शराब पी ली तो लड़खड़ाने लगता है, हम ये नहीं कह सकते कि उसने एक नया अधिगम कर लिया, नई चाल सीख ली है। उसमें जो परिवर्तन आया है वो क्या है? वो अस्थायी परिवर्तन है और उसको हम लोग अधिगम नहीं कहेंगे। तो परिपक्वता को नहीं कहेंगे। अस्थायी चेंजेस जो आते हैं किसके कारण? थकान, बीमारी, क्रोध, डर, चिंता, दवाई, नशा, इसको भी हम अधिगम नहीं कहते हैं। दो बातें हो गई, अधिगम क्या है और अधिगम क्या नहीं है। तीसरा, अधिगम क्यों होता है। हर सवाल स्पष्ट हो जाना चाहिए ताकि आप मिक्स ना करो। अधिगम क्यों होता है? व्हाई इट टेक्स प्लेस, इसका पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों करवाया जाता है अधिगम, ये अधिगम करवाने का क्या पर्पज होता है, क्या उद्देश्य होता है। अधिगम चाहे कहीं भी करवाए, चाहे खेत में कराए, चाहे उद्योग धंधे में कराए, चाहे स्कूल में कराए या फैमिली में कराए, कहीं पे भी अधिगम करवाएं, उसका जो उद्देश्य होता है असल में वो क्या होता है। तो अधिगम से हम व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं। जो फाइनल हमारा टारगेट होता है वो होता है पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट। हम व्यवहार में ऐसे ऐसे परिवर्तन करवाते हैं जिसके कारण से एक व्यक्तित्व का निर्माण हो जाए या एक व्यक्तित्व में बदलाव हो जाए, जैसे बदलाव हम लोग चाहते हैं। तो अल्टीमेट हमारा टारगेट क्या है? पर्सनैलिटी। किसके माध्यम से होगा? अधिगम के माध्यम से होगा। तो अधिगम से हम क्या करते हैं? व्यक्तित्व में विकास करवाते हैं व्यक्तित्व का, या व्यक्तित्व में बदलाव करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं ताकि ये व्यक्तित्व अपने आसपास के वातावरण के साथ समायोजन कर सके।
एडजस्टमेंट कर सके। किसके साथ? एनवायरमेंट के साथ। अगर ये एडजस्टमेंट आ जाता है, आपका व्यक्तित्व करना शुरू कर देता है, इसका मतलब आपका व्यक्तित्व अब ठीक है, जैसा समाज को चाहिए, जैसा परिवार को चाहिए, जैसा देश को चाहिए, जैसा आपको खुद को चाहिए, जैसा आपको परीक्षा में बैठने के लिए व्यक्तित्व चाहिए, जिस प्रकार का चाहिए उस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण हो गया है। और या फिर उस व्यक्तित्व में कोई परेशानियां थी तो उनमें ऐसा बदलाव संभव हो गया है और आपके सफल होने की गुंजाइश बढ़ गई है। तो ये सारा काम जो होता है किसके माध्यम से होता है? अधिगम के माध्यम से होता है। तो अधिगम क्यों होता है? अधिगम व्यक्तित्व के विकास के लिए होता है। मैं ये सारी चीजें इसलिए आपके लिए सरल कर रहा हूं कि किताबों में पूरा एक जाल जंजाल है, पूरा का पूरा क्लियर नहीं होती चीजें। आपको ऐसा लगता है जैसे ये बहुत मुश्किल चीजें हैं, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रशिक्षण की जरूरत है। इतने प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, बहुत सरल चीजें हैं। ये तो प्रशिक्षण कब चाहिए? जब आपको रिसर्च करने के लिए निकले, अनुसंधान करें, तब की बात है। लेकिन इन सामान्य परीक्षाओं के लिए आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों होता है? पहली बात तो क्या होता है, दूसरी बात क्या नहीं होता है, तीसरा क्यों होता है, और चौथी बात इसकी विशेषताएं क्या है। अधिगम की विशेषताएं क्या है, किसको आप अधिगम कहेंगे? जैसे एक तो हमने कहा कि परमानेंट चेंज होगा तो ही कहेंगे, एक तो हमने कहा परमानेंट चेंज होगा तो ही कहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, व्यक्तित्व किसको कहेंगे? सॉरी, अधिगम किसको कहेंगे? इनकी विशेषताएं क्या है कि वाकई में ये जो परिवर्तन हुआ है इसको क्या आप अधिगम कह दोगे? तो उसकी विशेषताएं क्या है? विशेषताओं का मतलब समझिए, जैसे ये पेन है मेरे हाथ में है, इसकी विशेषताएं कि ये व्हाइट रंग का यहाँ पर है, यहाँ पर ब्लैक रंग का है, इसके अंदर स्याही है, इससे मैं लिखता हूँ, ये सारी इसकी विशेषताएं। तो ऐसे ही व्यक्ति, इसकी अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं? अधिगम की सबसे पहली विशेषता है नया करना होता है, डूइंग न्यू थिंग्स। अधिगम नया करना है। जब भी आप कोई नया कार्य करते हैं, उसमें सक्षम हो जाते हैं, तो अधिगम हुआ। जो काम आप पहले से करना जानते हैं उसको आप रिपीट करते हैं, वो अधिगम नहीं है। आप पहले से जो जानते हैं उसको आप रिपीट कर लेते हैं, वो अधिगम नहीं है, वो आपका अभ्यास है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई बार जैसे मान लो आपको स्विमिंग आती है, तैरना आता है पहले से, और अभी काफ़ी साल हो गए आपने तैरना नहीं किया। आप पहले आपको आता था, अधिगम हो रखा था, नहीं किया, और अब आप तैरना वापस कर रहे हैं। तो अब आप तैरना सीख नहीं रहे हैं, आप तैरने का अभ्यास कर रहे हैं। तो तैरना कब सीख रहे थे? पहली बार जब आप हाथ पैर हिलाना सीख रहे थे, वो अधिगम था। लेकिन अधिगम अब नहीं है। तो अधिगम हमेशा नया करना है। दूसरा, अधिगम सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। जब भी आप अधिगम करते हैं आपको सक्रिय रहना पड़ता है, आपको एक्टिव रहना पड़ता है। अगर आप पैसिव हैं, उदासीन हैं, तो अधिगम नहीं होता है। अधिगम की शर्त है, अधिगम के लिए आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। अभी जैसे आप सुन रहे हैं तो आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए, आपको पूरी सक्रियता से यहाँ पर ध्यान लगाना चाहिए, तो अधिगम होगा। नहीं तो अधिगम हो नहीं पाएगा। आपके कानों में कुछ चीज़ें चली जाएंगी, आपकी आंखों में कुछ चीज़ें चली जाएंगी, लेकिन अंदर नहीं उतरेंगी, आपके अंदर उतर के कोई परिवर्तन नहीं करेंगी। तो सक्रियता अधिगम की विशेषता है कि अधिगम में व्यक्ति को सक्रिय होना पड़ता है। फिर अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। बिना उद्देश्य कोई अधिगम नहीं होता है, पर्पस। जब भी कोई अधिगम करते हैं तो उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के अधिगम होता ही नहीं है। बिना उद्देश्य के हम जो भी गतिविधियां करते हैं उनको अधिगम नहीं कह सकते। अधिगम तो प्लान्ड होता है, टारगेट होता है उसके लिए, पर्पज होता है उसके लिए, उसको ही अधिगम कहते हैं। फिर अधिगम बौद्धिकतापूर्ण होता है, बुद्धिमत्तापूर्ण होता है, इंटेलिजेंट होता है। यानी अधिगम में इंटेलिजेंस या बुद्धि का प्रयोग होता है। बिना बुद्धि के प्रयोग के अधिगम हो नहीं सकता। तो यहां जहां हम बात कर रहे थे ऊपर के अधिगम के माध्यम से हम व्यक्तित्व का विकास करते हैं, तो अधिगम के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण हथियार, सबसे महत्वपूर्ण टूल हमारे पास क्या होता है? वो होता है इंटेलिजेंस। तो अगर अधिगम हम करना चाहते हैं और हमारी इंटेलिजेंस को हम कहीं पे खूंटी पे टांग के आना चाहते हैं, तो अधिगम होगा नहीं। अधिगम में इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना जरूरी है, बुद्धि का इस्तेमाल करना
जरूरी है। और बुद्धि का इस्तेमाल आप कब कर पाओगे? जब बुद्धि आपके नियंत्रण में होगी और आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। मन नियंत्रण में होगा तो बुद्धि काम करना शुरू करेगी। अभी आप मुझे देख रहे हैं, इस समय में आपका मन कहीं और जा रहा है, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। बुद्धि काम करने के लिए आपके मन के घोड़ों को रोकना पड़ता है, तब जाके रथ बुद्धि वाला आगे बढ़ता है। वो तभी बढ़ता है। तो बुद्धि की जरूरत है। पांचवी बात, अधिगम अनुभवों का संगठन है। मैं विशेषताएं बता रहा हूं आपको एक एक करके। अनुभवों का संगठन है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। बुद्धि अनुभवों का संगठन है। आपको एक अनुभव हुआ, अधिगम अनुभवों का संगठन है। एक अनुभव हुआ, फिर दूसरा अनुभव हुआ, फिर तीसरा अनुभव हुआ, सारे अनुभव इसमें संगठित होते जाते हैं। देखिए, जुड़ने में और संगठित होने में फर्क होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये मैंने दोनों हाथ यहां पे जोड़ दिए, ये हो गया जोड़ना, और ये मैंने दोनों हाथों को आपस में ऐसे फंसा दिया ऐसे। तो जैसे ही आप संगठित हो जाते हैं तो आपका अर्थ बदल जाता है। तो यहां पर ये जुड़ना नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? संगठित हो जाते हैं। पहले मेरे पास एक अनुभव था, अभी मैंने कोई नया अनुभव किया, उस अनुभव के अंदर जुड़ गया, संगठित हो गया। जुड़ नहीं गया, संगठित हो गया, उस अनुभव के अंदर ये मिल गया। फिर एक और नया अनुभव करता हूं, वो नया अनुभव आके इसके अंदर मिल जाता है। तो इस तरह से अनुभवों का संगठन होना अधिगम है। तो अधिगम की ये भी विशेषता है। और लास्ट, अधिगम और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, साथ साथ चलते हैं। अधिगम से विकास को मदद मिलती है, विकास से अधिगम होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। जो हमारा शरीर का विकास है, हमारा मन का विकास है, बुद्धि का विकास है, नैतिकता का विकास है, सामाजिकता का विकास है, जो सारा विकास होता है उस विकास से हम अधिगम करते हैं और उस अधिगम से वापस ही विकास होता है। एक दूसरे के पूरक हैं, साथ साथ चलते हैं। लास्ट, अधिगम पर आनुवंशिकता और वातावरण का असर होता है। दोनों का असर पड़ता है, उनका मिला जुला परिणाम अधिगम होता है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट, इन दोनों का असर अधिगम पर पड़ता है। एक तरह से अधिगम आनुवंशिकता और वातावरण की उपज है। किसका कितना ज्यादा असर पड़ता है ये आप नहीं कह सकते। ये बात जब भी आएगी किसी भी एग्जाम में, किसी भी चीज पर आप कहेंगे, ज्यादातर चीजों पर, कि इन पर जैसे व्यक्तित्व विकास है उस पर आनुवंशिकता का ज्यादा असर पड़ता है, वातावरण का, आप कहेंगे दोनों का असर पड़ता है। किसका ज्यादा पड़ता, कम पड़ता, आप कहेंगे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। इस बारे में जितने भी अध्ययन हो गए वो आखिर इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इसके बारे में हमको कंफर्म नहीं पता, लेकिन दोनों का असर पड़ता है और दोनों का मिला जुला असर पड़ता है, उसके कारण से अधिगम होता है। तो इस क्लास में हमने अधिगम के बारे में छोटी छोटी चीज़ें जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, लेकिन जिनमें चूक हो जाती है, हम घबरा जाते हैं कई बार, हम डिटेल को ठीक से पढ़ते नहीं हैं और सवाल ऐसा आता है अधिगम के बारे में दी गई जानकारियों में से कौन सी गलत है, एक वो निकालनी है, कौन सी सही है चार में से वो निकालनी है। ये जितनी भी दी हुई है, आजकल एक पैटर्न आता है नीचे कि इनमें दी हुई जानकारियों में से पहली, दूसरी और पांचवी सही है, तीसरी या चौथी सही है। इस तरह के सवाल आप कब कर पाएंगे, जब आप चीज़ों को इस तरह से पढ़ लेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और वीडियोज़ भी आपके सामने आते रहेंगे और आपका और हमारा एसोसिएशन मजबूत होता जाएगा। आप कोशिश ये भी करिए कि आपके मित्रों को, भाइयों को, बहनों को, जानकारों तक भी इस तरह के वीडियो पहुँचें, तो इनको शेयर भी करिएगा। थैंक यू, शुभकामनाएं।